सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। इस वक्त सियासत की बात हो रही है पाकिस्तान में, भरपूर अंदाज में गर्मा गर्मी है, बयानात आ रहे हैं और ज़ाहिर है फिर हमारा भी यही मौजू है। लेकिन मौजू तो सियासी है, लेकिन जिस चीज़ पर आज मैं बात करूँगा, जिस कंट्रोवर्सी की, ये 5-6 साल पुरानी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन इसको डेलिबरेटली नवाज शरीफ साहब ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पहले इसका जिक्र किया, फिर उसके बाद जो इसका फॉलोअप है उसने बिल्कुल इस पर मोहर तस्दीक सबत की है कि डेफिनेटली ये जो कुछ भी था ये एक मुनज़्ज़म एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है ISI, जिससे पूरी दुनिया को बड़ी तकलीफ़ है, उसका किरदार जो है वो मौजूए बहस बना रहे और माजी की बातों को याद करके गर्द उछाली जाए, गंद उछाला जाए। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो ISI के सरबराह थे, उन्होंने मुझसे इस्तीफ़ा मांगा और मैंने इस्तीफ़ा देने से इनकार किया, तो उन्होंने एक ये इस बहस को नए सिरे से ज़िंदा किया कि पाकिस्तान की जो ISI है वो इक़्तिदार में पाकिस्तान की फ़ौज किस तरह से मैनिपुलेशन करती है, इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको किस तरीके से बात की जाती है। फिर उसके बाद अब हमारे बड़े एक सीनियर दोस्त हैं, साथी हैं, जनाब अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम के हवाले से ये बात कही है कि जी उन्होंने तो ये कहा है कि मैंने बिल्कुल कतई तौर पर ना कभी इस्तीफ़ा नवाज शरीफ साहब से मांगा और ना ही किसी आदमी को ये कहकर भेजा कि आप इस्तीफ़ा दें। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है ना कि हमारे दोस्त अंसार अब्बासी साहब ज़हीरुल इस्लाम साहब की पोजीशन को क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो कंट्रोवर्सी नवाज शरीफ साहब ने शुरू की, यानी जिसको रीसर्फेस किया, उसको मज़ीद पानी दे के उसको आगे ले जाने की वो कोशिश कर रहे हैं और यही शायद जो सलाहकार थे या जो इस चीज़ के जिन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि अपने ख़िताब में इसका ज़िक्र करें, उनका मकसद भी यही था कि 16 अक्टूबर का जलसा हो तो ISI का किरदार नवाज शरीफ साहब को हटाने के हवाले से डिस्कशन हो और बिल्कुल परफेक्ट बंदा चुना उन्होंने, जनाब अंसार अब्बासी साहब। इससे पहले बशीर मेमन साहब का इंटरव्यू, जनाब मतीउल्लाह जान साहब, तो आपको, और फिर मरीम नवाज़ साहबा का इंटरव्यू, मोहतरमा आसमा शिराजी साहबा। हमें किसी पर कोई भी एतराज़ नहीं है, ये बड़े सीनियर हमारे दोस्त साथी हैं, लेकिन एक जिस तरह हमारा एक मखसूस नुक्ता नज़र है, इनका भी एक मखसूस नुक्ता नज़र है और ये ख़ास तौर पर एक चीज़ को बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया गया। अब ये जो सारा मामला है, इसकी जो इब्तिदा है, थोड़ा हम इसको माजी में इसको झांकना ज़रूरी है ताकि सही अंदाज में अंदाज़ा हो सके कि ये सब कुछ था क्या और ये किस तरीके से ये हो रहा है। एक बात, ये जो गुफ्तगू है इसको मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं कह दूं कि एक तरफ तो अपोजिशन जलसों का एहतमाम कर रही है, पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट के हवाले से जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एक अपना ही एक स्टाइल है, लेकिन ऐन उसी वक्त जो पाकिस्तान दुश्मनों के पाकिस्तान पर हमलों में बड़ी शिद्दत आ गई। आज सिक्योरिटी फोर्सेस पर 2 जगह पर हमला हुआ, वज़ीरिस्तान में भी हमला हुआ, बलूचिस्तान में भी हमला हुआ, जिसमें हमारे जवान भी शहीद हुए और दूसरे मासूम जो शहरी थे वो भी उन्होंने भी जाने अल्लाह के सपुर्द की और वो भी शहीद हुए। तो कोइंसिडेंस होगा, लेकिन बहरहाल एक ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में सब कुछ किया जा रहा है और चोक करने की पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है। और आज तो जो ये 2 हमले हुए, उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान अंडर अटैक, तो ये गलत नहीं होगा। ये जो कंट्रोवर्सी है जनरल ज़हीरुल इस्लाम वाली, ये बुनियादी तौर पर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो वज़ीर थे नून लीग के, नवाज शरीफ साहब की काबीना में थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया BBC को। बहुत सारे लोगों ने बात कही, वो सब मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने ये बात कही थी कि IB ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ
ऑडियोज़ दी हैं जिसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम का जिक्र था। आइए वो गुफ्तगू जो माजी की गुफ्तगू है, आज से 6 साल पहले की, 5 साल पहले की, आपको ज़रा वो सुनवा दें। ये कहते हैं मुशाहिदुल्लाह साहब इसी इंटरव्यू में कि जब ये बात हुई तो बड़ी एक हैरानगी का इजहार किया राहिल शरीफ साहब ने, और फिर उस मीटिंग में फ़ौरी तौर पर ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब को बुलवाया गया। फिर इसी गुफ्तगू में मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो सारा मामला था, इसमें जो राहिल शरीफ साहब जो पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह थे, शायद उनके ख़िलाफ़ भी कोई मंसूबा था। ये बात भी ज़रा सुन लें। इसी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब अपने इस इंटरव्यू में, और वो कहते हैं कि शायद ये वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ़ को लड़ाने की बात भी हो सकती है। सुनिए ज़रा। ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने जो बात कही, ये मुस्लिम लीग नून के सिर्फ यही वो लीडर नहीं थे, एक ही लीडर नहीं थे जो ये बात कर रहे थे उस वक्त। ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी मैं आपको जो स्क्रीन शॉट्स हम आपको दिखा सकते हैं, अखबारात में उनके जो बयान शाया हुए, जिसमें उन्होंने ये बात बिल्कुल खुलकर कही मुख्तलिफ़ जगहों पर बात करते हुए कि इसमें जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब और ISI इसमें इन्वॉल्व थी, और ये मामला ये था कि ये नवाज़ शरीफ साहब को हटाने की बात की जा रही थी। खुलकर ये बात की। और अभी चंद दिन पहले हमारे दोस्त मंसूर अली ख़ान साहब के साथ एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात की तस्दीक की कि ये चीज़ें मैं कह चुका हूँ और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ। सुनिए ज़रा उनकी बात। आपने मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, मुशाहिदुल्लाह की भी और ख्वाजा आसिफ साहब की भी, फिर नवाज़ शरीफ साहब। ये बात पुरानी थी, लेकिन अब बतौर ख़ास इसका ज़िक्र किया गया और ये कहा गया कि ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब ने मुझसे इस्तीफ़ा मांगा था। अब इस दौरान में ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब ने कोई बात नहीं कही, लेकिन एक लोग ये सवाल कर रहे थे जब ये बातें हुई कि अगर वज़ीर-ए-आज़म से ISI का सरबराह इस्तीफ़ा मांगता है, और ये जो भी आपने मुशाहिदुल्लाह साहब की सारी गुफ्तगू सुनी कि उसमें राहिल शरीफ साहब के बारे में भी ये है कि उनके ख़िलाफ़ भी एक कंस्पिरेसी या साजिश थी, तो एक बड़ा सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने क्यों नहीं उस वक्त एक्शन लिया। चलें जी, सिविलियन वज़ीर-ए-आज़म बड़ा कमज़ोर होता है, वो तो एक्शन नहीं ले सकता। ये तो राहिल शरीफ साहब उस मीटिंग में मौजूद थे, वो भी हैरान रह गए, और इसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब ये कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ भी एक साजिश थी। तो क्या फिर राहिल शरीफ साहब भी इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि ISI के जो सरबराह थे उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, उनके ख़िलाफ़ वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे? इन सवालात का जवाब मैं मेरे साथ राना ताहिर साहब और फ़खर रहमान साहब, इनसे मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले अब जो आज हुआ उसमें अंसार अब्बासी साहब बड़े मोहतरम और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन है अखबार के। उन्होंने ये कहा कि ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब से उनकी गुफ्तगू हुई, और ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब ने ये कहा कि बिल्कुल वो कतई तौर पर उन्होंने ना इस्तीफ़ा मांगा, ना किसी को ये पैगाम दिया कि आप इस्तीफ़ा दें। ज़रा सुनिए जो अब्बासी साहब ने अपना जो वीलॉग किया है उसका कुछ हिस्सा। लेकिन अपनी इसी गुफ्तगू में अंसार अब्बासी साहब ने एक और बात कही जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैं वो चाहता हूँ कि आप भी वो ज़रूर सुने। उसमें उन्होंने एक शख्स का ज़िक्र किया जो नवाज़ शरीफ साहब के पास जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की तरफ से ये जो बात थी उसको ले जाने की बात की है मुबैना तौर पर। ज़रा ये गुफ्तगू का हिस्सा भी सुन लें। ये हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था, और ये बुनियादी तौर पर जहाँ पर वो ये दे रहे हैं, बात कह रहे हैं कि जनरल अब्बासी ने ये बात कही कि मैंने कोई पैगाम नहीं दिया, ना ही कोई पैगाम भिजवाया। लेकिन अंसार अब्बासी साहब ये दावा कर रहे हैं कि इसहाक डार साहब भी मौजूद थे और वो मैसेंजर को भी जानते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों की वो बात कर रहे हैं। तो वो उस मैसेंजर का नाम अभी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अभी उससे उनकी बात नहीं हुई और अखलाकी तौर पर यह इंतहाई नामुनासिब होगा। अंसार अब्बासी साहब के जो नैरेटिव से आप या उनकी गुफ्तगू से, उनके ओपिनियन से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनका एक अपना नाम है, और एडिटर इन्वेस्टिगेशन की हैसियत से उन्होंने बहुत जो स्कैंडल्स हैं वो भी अनर्थ किए हैं। राना ताहिर साहब, ये जो सारी गुफ्तगू मैंने आपको सुनवाई, और मैंने अपनी इब्तदा में गुफ्तगू के ये बात कही कि ये जो सारी कंट्रोवर्सी थी इसका एक मकसद था। नवाज़ शरीफ साहब ने ये बात इसलिए कही थी कि वो चाहते थे कि ये जो अक्टूबर का जलसा हो रहा है, जो कैंपेन हो रही है, उसमें ISI के किरदार पर ज़िक्र हो, और भले वो माजी के तनाजुर में हो,
कि जनाब ये हुकूमतों को उलटने पलटने में पाकिस्तान की फ़ौज मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रही है और उसमें ISI जो है वो बड़ी पावरफुल है। ऐसा लगता है कि जो निशाना है अपोजिशन का भी, ये जो सारी जो तहरीक है, ये जो सारे जलसे हो रहे हैं, इसका निशाना जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है, क्योंकि हम सबको पता है कि पूरी दुनिया को उससे तकलीफ़ है, भारत को तकलीफ़ है, अमेरिका को तकलीफ़ है। तो ये सारी जो बात आपने सुनी, क्या कहेंगे आप? जी समीर साहब, ये देखें जो आपने गुफ्तगू सुनाई है अभी ख्वाजा आसिफ साहब की और मुशाहिदुल्लाह साहब की, आप ये देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि ISI जो है वो दुश्मनों को खटकती है। ISI से खौफज़दा कौन है? ISI से खौफज़दा पाकिस्तान के दुश्मन हैं और ISI के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और जहर उगलने वाले पाकिस्तान के अंदर कौन है? ये उन दुश्मनों के आलाकार हैं। ये जो साहब अभी आपने जिनकी गुफ्तगू सुनाई है, मुशाहिदुल्लाह साहब, ये इस किस्म की दुर्फुंतनियाँ छोड़ने के माहिर हैं और ये इस तरह की गुफ्तगू करके किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं? इनमें अगर इखलाकी जुर्रत हो, ये सियासत का नाम ना ये लें, मुशाहिदुल्लाह साहब भी सियासत छोड़ दें, ख्वाजा आसिफ साहब भी सियासत छोड़ दें और नवाज़ शरीफ साहब भी कानों को हाथ लगाएं। अगर ये इतने बेख्तियार और इस कदर ये क्या कहते हैं, इनके हाथ बंधे हुए थे और ये वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा थे, तो समीर साहब इन लोगों के हवाले मुल्क की तकदीर की जा सकती है कि ये कहते हैं कि ISI चीफ ने मुझे इस्तीफ़े के लिए कहा और आप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आइन और कानून के तहत आपका इख्तियार था, आप वो इस्तेमाल नहीं कर सके, आप इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? ये सारी बकवास है फ़ौज के ख़िलाफ़ समीर साहब। ये एक मंसूबे के तहत जहर उगला जा रहा है और उसमें नून लीग जो है वो सबसे आगे और उनके आगे नवाज़ शरीफ को साफ नज़र आ रहा है, अदालत उज़्मा उनको ताहयात नाअहल कर चुकी, उनकी साहबजादी नाअहल है, इसके बाद उन्हें सज़ा हुई है, वो अदालतें उनको इश्तिहारी करार दे रही हैं और वो मायूसी के इस आलम में कि वो देख रहे हैं कि जिस मुल्क में वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, अब उनका सियासी मुस्तकबिल नहीं और अब वो पूरी तरह देखें, जब वो मुझे ये कहने में समीर साहब कोई ज़रा बराबर भी हिचकिचाहट नहीं है कि नवाज शरीफ भारतीय आलाकार हैं। जब मोदी यहाँ पे आया उसके साथ कौन कौन लोग आए थे? तो ये नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी, मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं और ख्वाजा आसिफ, मैं जी उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर था, मैं वो बातें कर नहीं सकता। सारा कुछ तो आप कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी इदारों के ख़िलाफ़ और कहते हैं मैं कर नहीं सकते। आपको डिफेंस मिनिस्टर थे, आपका वो वज़ीर आज़म जो लंदन में मफरूर की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा है, वो यहाँ उस वक्त एक्शन लेते। इस वक्त आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगल कर सवाए भारत के एजेंट के और क्या किरदार अदा कर रहे हैं? ठीक हो गया फ़खर रहमान, ये जो राना साहब बात कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और वो कोई भी एक्शन ले सकते थे DG ISI के हवाले से। और फिर ख़ास तौर पर अगर गुफ्तगू में ये बात भी आ रही है कि जनरल राहिल शरीफ जो पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह थे, अब ये तो जहन मानने के लिए तैयार नहीं है कि ISI के सरबराह जो चीफ़ हैं उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर ये सारी गुफ्तगू हुई, ऑडियो में सुना गया और मंसूबा इस किस्म का था जिसमें राहिल शरीफ साहब भी निशाना थे, तो फिर ये बात बड़ी अजीब सी नहीं लगती कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल, ये सारा क्राइसिस उस वक़्त मैंने ख़ुद भी कवर किया था और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये इस तरह की बात सामने आई थी कि जी वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग लिया गया, तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम ISPR से इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई थी और ये कहा गया था बड़े वाज़ेह अल्फाज में कि कोई इस तरह की बात नहीं है। और उस वक़्त सूरत हाल ये थी कि जनरल राहिल शरीफ जो थे वो तमाम तर मामलात को सुलझाने की बात कर रहे थे और इसके अंदर उन्होंने जब इमरान ख़ान को और ताहिर कादरी से अलग अलग मुलाकातें भी की थी और यही कोशिश की जा रही थी कि इस मामले को सुलझाया जाए। दूसरी बात यह है कि जिस शख्स के बारे में अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ज़िक्र कर रहे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको शख्स के बारे में पता है वो कौन गया था, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनका मौक़िफ़ लेना है। तो आप एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, आपको ये कंफर्मेशन है कि वो साहब गए थे और आपकी ये पास इंफॉर्मेशन भी है, तो आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं कि वो कौन साहब थे। खैर एनी हाउ वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर एक कन्वर्सेशन जो ऑडियो के हवाले से जिसका तस्करा उस वक़्त भी हुआ था और अब दोबारा जो था वो इसका तस्करा हो रहा है, इस सारे खेल का एक ही मकसद है जिसकी तरफ राना साहब ने इशारा किया है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो
गुज़श्ता 20 साल से दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ चल रही थी, पाकिस्तान की जो अफवाज और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जिसमें ISI और दीगर इदारे जो हैं वो शामिल हैं, जिन्होंने दुश्मन के तमाम तर जो अज़ाइम थे उनको नाकाम एक से बढ़कर एक नाकाम किया है। ठीक हो गया है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले के ज़रिए से कोशिश ये हो रही है कि उनको डीमोरलाइज़ किया जाए, दूसरी तरफ जो इस वक्त हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ एक महंगाई का और दूसरे तरीके से एक राग लापा जाए और जो करप्शन केसेस हैं उससे तवज्जो हटाई जाए, ताकि और ये नैरेटिव किसका है? ये नैरेटिव जो है वो आपके दुश्मन ममालिक का है, जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा, में इस्तेकाम ये हो। बात बिल्कुल ठीक है फ़खर आपकी, लेकिन मैं एक और इशू पर क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, राना साहब भी लॉ ग्रेजुएट हैं। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अगर किसी सोची समझी साजिश और मंसूबे के तहत आप अगर पाकिस्तान के इदारों को बेतौकीर करेंगे, अगर आप उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो बड़ी क्लियरली उसमें एक सज़ा तजवीज़ है। अब जिसको ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब ने डिनाई किया है, आप भी ये फरमा रहे हैं कि DG ISPR की तरफ से उस वक्त विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट फौरी तौर पर इस बात का डिनाइल आ गया था और पिछला इतना अरसा कोई इस हवाले से बात नहीं हुई। लेकिन अब पाकिस्तान फ़ौज के किरदार के हवाले से ये गुफ्तगू करके एक उनकी किरदार कशी करने की कोशिश की गई है, तो कानूनी तौर पर फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के इदारे, क्या आप समझते हैं कि ये कोई ऐसी सिचुएशन बनी है कि इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो, फिर उसके नतीजे में चार्जेस फिक्स किए जाएं कि अगर नहीं कहा था तो क्यों नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इतना गंद उछाला पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान की ISI पर? क्योंकि ये तो जनरल कमर जावेद बाजवा भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान जो मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता है, दुश्मन उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। बिल्कुल समी साहब, ये बात तो आपको अच्छी तरह से याद है कि जनरल मुशर्रफ जो थे वो उस वक़्त उन्होंने भी ये वाज़ेह तौर पे बयान दिया था कि पाकिस्तान की फ़ौज और आवाम के दरमियान किसी तरह से कोई खला क्रिएट करने की कोशिश की गई तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनरल कियानी ने भी ये बात की, जनरल राय शरीफ ने भी ये बात की, जनरल बाजवा ने भी ये बात की। तवातर के साथ ये एजेंडा जो है पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं वो चाहे मुल्क के अंदर हैं चाहे मुल्क से बाहर हैं, वो लेकर चल रही हैं। और ये तो सीधा सा कानून मौजूद है कि जब आप अपने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करें ये और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर आवाम को जो है उकसाने की बात करें इस हवाले से, तो सेडिशन का मामला बिल्कुल सामने आता है। इसके ऊपर हुकूमत जो है उसको एक्शन लेना चाहिए और बिला किसी ताख़ीर के लेना चाहिए। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जिस दोराए पे खड़ा हुआ है वहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि GHQ में हमें एक ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया था कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक दोराए पे खड़ा हुआ है जिसमें पाकिस्तान जो है वो ऐसे भी जा सकते हैं और पाकिस्तान ऐसे भी जाएगा। ठीक हो गया, यकीनन पाकिस्तान ऐसे जाएगा। मैं आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर वक्फा लेना है। ये बहुत ही एक अहम इशू है। नवाज़ शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया ISI के सरबराह पर, उन्होंने इसको डिनाई किया और जो लीगी क़यादत है वो इसको एक इशू बना रही है। आज अंसार अब्बासी साहब ने अपने व्लॉग में भी ये क्लेम किया कि एक शख्स को जो मैसेंजर था उसको वो जानते हैं, उसका नाम नहीं ले रहे और उससे पूछ कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये अभी चलेगी, इसके पीछे कुछ और भी चीज़ें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ और चीज़ों पर भी काम कर रहे हैं। तो निहायत ज़रूरी है कि अगर तो ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी साहब ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा था तो फिर उन पर इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा था, ये बात साबित हो जाती है, तो फिर किस कानून के तहत इस्तीफ़ा मांगा गया, किस आइन के तहत इस्तीफ़ा मांगा गया, कार्रवाई फिर उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं हुई, अब आगे क्या हो सकता है। ये तमाम सवालात, अहम सवालात। छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अपोजिशन ने अपने जलसे से पहले नवाज शरीफ साहब ने APC के बाद, APC के दौरान जो इशू खड़े किए उसमें एक जो तनकीद थी वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, जिससे भारत भी कांपता है, पूरी दुनिया कांपती है। बारहा ISI ने इस बात के सबूत दिए हैं कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आंख से अगर देखेगा तो ISI और पाकिस्तान की फ़ौज उसकी आंखें निकाल लेंगे। वो तनकीद का निशाना और इस कंट्रोवर्सी को
जारी रखते हुए मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और उसमें जंग अखबार के द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन सहाफ़ती अंदाज में इस कंट्रोवर्सी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और बड़ी शद्दोमद से। फ़खर रहमान, आपने पहले भी ब्रेक पर जाने से पहले भी कुछ थोड़ा सा इस पर इजहार ख्याल किया। मेरा सवाल ये है, ये इस वक्त फ़ौज और ISI के किरदार को गुफ्तगू में लेके आना, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की बात करनी, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ज़ुबैर साहब को ये बात बता दी कि अगर सियासी मामलात हैं तो पार्लियामेंट में तय करें, अगर कोई कानूनी मामलात हैं तो उसका फ़ैसला अदालतें करेंगी, फ़ौज को आप इसमें ड्रैग ना करें। हम किसी हवाले से भी आपके साथ इस सियासत के मामले में डिस्कशन नहीं कर सकते। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि असल मामला ये है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ये इमरान खान की पुश्त पर है और वो उसकी पुश्त से हट जाएं, नहीं तो हम उनको मुतनाज़ा बनाएंगे। अब आप मुझे ज़रा ये बयान फरमाइए कि फिर क्या ये इस वक्त क्यों है ख़ास तौर पर ये? जी बिल्कुल, आपने जो मोहम्मद ज़ुबैर का जो मामला था उसके हवाले से तो आपने आगाह कर दिया। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता दूं कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं और उनके हवाले से जो कराची में मामला चल रहे हैं और वो उनको क्या जवाब हुआ है। उन्होंने ये कोशिश की कि प्ली बारगेन के बग़ैर वो किसी तरह से जो है ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं इससे उनकी जान छूट जाए। प्राइम मिनिस्टर के सामने ये मामला रखा गया और प्राइम मिनिस्टर ने साफ इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि प्ली बारगेन जो वाहिद कानूनी रास्ता है उसके ज़रिए से ये अपना जुर्म का इतराफ़ करें और जो है जो पैसे इन्होंने चोरी किए हैं कौम के ये वापस लौटाएं। और मैं आपको ये बता दूं कि एक है ओमनी ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है कि वो क्लिफ्टन में जो उसकी जायदादें हैं और जो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अगेंस्ट जो उन्होंने लोन लिए हुए हैं, जिसमें एक बैंक है सिंध बैंक है, एक है समिट बैंक, माफ़ कीजिएगा सिल्क बैंक, और एक है नेशनल बैंक। ये शौकत तरीन जो हैं वो इस मामले में इस वक्त पड़े हुए हैं और वो उनसे कहा जा रहा है कि ये आप असेस करें कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी अगेंस्ट जो मामलात हैं जो लोन लिए गए थे वो किस तरह सेटल हो सकते हैं। दूसरा मामला स्टकअप कहाँ पे हो गया? स्टकअप ये हो गया कि आसिफ अली ज़रदारी और जो दीगर जो उनके पार्टी के रहनुमा हैं वो ये चाहते हैं कि अगर उन्होंने पैसे दे देते हैं और डिसक्वालिफिकेशन ना हो उनकी, बेसिकली वो चाहते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन ना हो और हम पैसे दे के जान छुड़ा लें ताकि आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हों। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। ये मामला जो था ये भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और दीगर जो हुकूमती इदारे हैं उनके साथ वो कोशिश कर रहे थे बैकडोर पर। अब ये दोनों पार्टीज़ जो थी जब इस मंसूबे में नाकाम हो गई तो दोनों ने ये फ़ैसला किया कि अब किसी तरह से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ख़ुद कह चुके हैं और जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो ख़ुद कह चुके हैं कि दोनों सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप बड़े स्मूथली चल रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी पैदा की जाए और किसी तरह से जिस तरह से 2014 के जो सिचुएशन हुई थी जिसके हवाले से आपने अभी बताया कि उस वक्त जनरल राय शरीफ को भी बहकाने की कोशिश की गई कि जनाब DGI तो वो आपके ख़िलाफ़ भी साजिश कर रहे हैं। इसी तरह का एक साजिशी माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। इसमें जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है और जो यहाँ पे जो सियासी क़ुव्वतें हैं जो इस वक्त अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से वो बच जाएँ और फ़ौज और जो हुकूमत है उसको एक ऐसे दोहराए के ऊपर लाया जाए ताकि कहीं पे जो है ना दरमियानी रास्ता निकाल कर इनकी जान बख्शिश हो जाए। दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। ये बाप की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने जो नून लीग के कुछ लोग हैं उनसे जब ये प्राइवेट कन्वर्सेशन में ये सवाल किया तो उनका ये कहना था कि जब हम पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में हर्जा सराई करते हैं, जब हम पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है अस्करी उसके बारे में बात करते हैं तो हम ये समझते हैं और हम ये तवक्को करते हैं, उनको ये उम्मीद है कि इदारे के अंदर से भी फिर कुछ आवाज़ें उठेंगी कि ये क्यों तनकीद का हमको निशाना बनाया जा रहा है। और वो जो प्रेशर इंटरनली जो बिल्ड होगा ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये समझती है कि इसका फ़ायदा उन्हें होने का इम्कान है। लेकिन जो बहुत सारे लोग मामलात को समझते हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनका जब उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये एक इनकी खाम ख्याली है, इसका फ़ायदा सिर्फ दुश्मन को पहुँच सकता है। पाकिस्तान की फ़ौज एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है और उनकी जो यकसुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ
युक्सू होकर वो पाकिस्तान की हिफाजत के मामले पर वो एक हैं और उस पर वो फोकस करते हैं। ये जो प्रोपेगेंडा है या ये जो गुफ्तगू है जिसका जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी जब काकूल में जो पासिंग आउट हुआ तो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त दुश्मन जो है जब उसको वो हमें शिकस्त नहीं दे सका और हम सर्वाइव कर गए हैं, तो अब वो लीडरशिप के हवाले से प्रोपेगेंडे किसी सूरत हाल हाइब्रिड वॉरफेयर, तो वो वहाँ पर उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की। राना ताहिर साहब, मैं एक और चीज़ आपसे उस पर मैं मशवरा आपकी ओपिनियन चाहता हूँ। एक इंतहाई वेनमस लैंग्वेज है, इंतहाई जहरीली लैंग्वेज है मुस्लिम लीग नून के कायदीन की। बज़ाहिर तो वो ये कहते हैं कि शराफत की सियासत पर वो बिलीव करते हैं। मैं आपको ये एहसन इकबाल साहब उन लीडरों में से हैं लीग नून के जिनके बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि वो ख़ासे शुस्ता गुफ्तगू करते हैं, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करते हैं, नरम लहजे में बात करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, मैं उसका वो क्लिप आपको सुनवाता हूँ, ज़रा सुनिए। वो शख्स जिसने 3 महीने से ज़्यादा धरना दिया, डी चौक में धरना दिया और किसी ने उस पर लाठी नहीं चलाई, वो जब पहले जलसे के ऐलान पर पुलिस गर्दी पर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि गल वध गई है न्याजिया, ये गल वध गई है, काबू नहीं आ रही। गल वध गई है न्याजिया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान न्याजिया। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एहसन इकबाल साहब इस तरह की गुफ्तगू करेंगे। वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी, उनकी मैं आपको एक गुफ्तगू सुनाता हूँ, ज़रा वो सुनिए फिर इस पर कमेंट करते हैं। वो जितने वारंट वर्जी जारी कर लें, कोई हकीकत नहीं है वारंटों में। नैब के चेयरमैन को शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, उसको पता नहीं है वारंट गिरफ्तारी कब जारी होता है और क्यों जारी होता है। एक अजीब तमाशा मुल्क के अंदर लगा हुआ है। यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, जलसा होता है वारंट जारी हो जाते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म आनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, उम्र में भी बड़े हैं इनसे। राना ताहिर साहब, ये मैं भरी हुई अभी मैं राना सनाउल्लाह साहब की आपको गुफ्तगू सुनवाऊँ और जो बहुत सारे दूसरे जो अकाबरीन हैं उनकी गुफ्तगू। अब ये वो जमात है जो कहती है कि हम शराफत की सियासत के अलंबरदार हैं और जो शराफत की सियासत है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही करती है। ये है शराफत की सियासत। समी साहब, पहली गुजारिश तो भाईजान ये कि अभी एक जुमला मैं आपको बता दूं कि ये जो आप नवाज़ शरीफ के हवाले से जो इदारों के ख़िलाफ़ वो हर्जा सराई फरमा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसको नज़रअंदाज इसलिए करना चाहिए कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो एक सर्टिफाइड झूठे हैं, उनकी किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आसफ़ सईद खान खोसा ने पनामा केस के हवाले से अपने फ़ैसले में लिखा कि नवाज़ शरीफ ने कौम से झूठ बोला, अदालत से झूठ बोला, पार्लियामेंट में झूठ बोला। तो जिस शख्स के बारे में पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस फ़ैसले में ये लिख चुके हैं उसकी बात को अहमियत नहीं दी जा सकती, बात दूसरों की बात की अहमियत होगी। अब आ जाए एहसन इकबाल साहब की तरफ। इनसे बंदा पूछे कि हज़रत हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनसे वाक़तन इस किस्म की गुफ्तगू की तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन इन्होंने इनसे बंदा पूछे कि ये ख़ुद वज़ीर दाखिला थे जब KPK के मुंतखब वज़ीर आला जनाब परवेज़ खटक साहब के काफ़िले पर बदतरीन किस्म का लाठी चार्ज और शेलिंग की गई, उनको पंजाब की हदूद के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। और समी साहब ये कहते डी चौक में किसी ने कुछ कहा नहीं, क्या कुछ नहीं हुआ? यहाँ फायरिंग तक की गई डी चौक में, यहाँ पे आंसू गैस बेतहाशा फेंकी गई, यहाँ पे बेईमाना लाठी चार्ज किया गया। आप लाहौर से लेकर यहाँ तक देख लें, उसके बाद डी चौक में जो कुछ होता रहा वो भी तारीख का हिस्सा है। और ये लोग कहते हैं कि जी जमहूरियत ये है जो ज़ुबान शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितनी शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। वो पाकिस्तान के साबिक कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी रहे हैं। वो कोई ऐसे नहीं है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरह किसी बड़े ख़ानदान से आके तो वो कोई चेयरमैन नैब बन गए। वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज रहे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए। तो समी साहब इनको चाहिए कि वाक़तन ये एक बात ये सही कह रहे हैं कि अगर कानून की सही मानों में हुक्मरानी हो तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे लोग जिन्होंने इसहाक डार को फरार कराया जो नैब को मतलूब था, जिनको PIA का चेयरमैन बनाया गया तो उसमें से एयर ब्लू निकाल ली गई,
तो फिर ये लोग जिस तरीके से बाहर फिर रहे हैं और इदारों पर जहर उगल रहे हैं, ये बाहर फिर रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि कानून हरकत में आए। दुरुस्त है। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं वापस आता हूं तो इस पर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूं जो आप फरमा रहे हैं कि बिल्कुल भी नवाज शरीफ साहब की बातों का नोटिस नहीं लेना चाहिए। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि कोई भी शख्स, कोई भी जमात अगर पाकिस्तान के इदारों के हवाले से उनकी सैंक्टिटी को पर हरफ डालने के लिए कोई साजिश बनाती है, कोई झूठा इल्ज़ाम लगाती है, कोई कैंपेन करती है, तो आईन पाकिस्तान उसकी सज़ा तजवीज़ करता है। अगर आप किसी शख्स को उसके मर्तबे की वजह से उस सज़ा से आप अगर बचा देंगे, मैं आज भी ये समझता हूँ कि अगर डॉन लीक्स पर एक स्ट्रॉन्ग फ़ैसला किया होता उस वक्त, और जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनको अगर वाक़यतन सज़ा दी गई होती, तो इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एजेंसीज़ पर जो हर्जा सराई हो रही है, किसी को इतनी हिम्मत ना होती। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा, और जब वापस आते हैं तो जो हमारे जवान जो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस मुल्क को बचाने के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए, कुछ उसका तज़किरा करेंगे और बाकी जो सूरत हाल है उस पर भी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ख़बरों पर नज़र दौड़ा रहा था तो पिछले 3-4 दिनों में जो वाक़यात हुए हैं उसमें मौलाना आदिल का कत्ल कराची में, फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हैं, आज 2 हमले हुए हैं, एक वज़ीरिस्तान में हुआ और एक बलूचिस्तान में, और उसमें शहादतें भी हुई, सिविलियन भी अल्लाह को प्यारे हुए। चाइना के सदर ने ये बयान दिया है, कहा है अपनी फ़ौज से कि आप जंग के लिए तैयार हो जाएं, जंग के लिए तैयार रहें। अब चाइना का जो स्टैंड ऑफ है इस वक्त वो साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ है और लद्दाख में भारत के साथ है। तो सूरत हाल इतनी गंभीर है, और इस सारे मामले में पाकिस्तान के अंदर ये जो एहतजाज है और ये गल वध गई है न्याज़िया जो मैंने आपको सुनाया, पता नहीं ये कहाँ तक गल वधेगी और इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन आज हमारे जो जवान शहीद हुए, वज़ीरिस्तान में शहीद हुए और उसके बाद बलूचिस्तान में शहीद हुए, और ये अटैक था। मैं वो फुटेजेस आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए कि जिस अंदाज़ में वहाँ पर वो जो सीन थे, वो जो ग्राफिक्स थे, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि हमें फ़ख्र है उन जवानों पर, उस फ़ौज पर जो पाकिस्तान को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। इस बात से कतई नज़र कि ये सियासी जमातें उनके बारे में क्या कहती हैं, हमारी अस्करी लीडरशिप के बारे में क्या कहती हैं, अपने करप्शन से जो इनके जो भरे हुए दामन है, अपने आप को बचाने के लिए जो एक विलिफिकेशन कैंपेन है, जैसे गोएबल्स ने कहा था कि आप इतना झूठ बोलें कि वो आपको सच लगने लग जाए। अभी आप चैनल्स पे देखें जो गुफ्तगू हो रही है, जो बयानबाजियाँ हो रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो पिछले 70 साल से 68 साल से इस मुल्क में हुक्मरान थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, नोच के इस मुल्क का उन्होंने खून पिया, गरीब का खून पिया, वो आज अपने आप को मसीहा बना के पेश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि शायद ये जो सारे मामलात हैं ये इनकी ख़राबी का ज़िम्मेदार इमरान खान है, जिसको सिर्फ 2 बरस हुए हैं और वो इन मामलात को ठीक कर सकते हैं। और फिर जो पूरा मैंने प्रोग्राम हमने जो गुफ्तगू की आपके साथ, जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान की ISI को, लेकिन हम अपने जवानों की जो कुर्बानियाँ हैं उसको हम नहीं भूलते। आइए हम सब उनकी तारीफ़ करते हैं, उनकी जो खिदमात हैं उसका एतराफ़ करते हैं। सुनिए और देखिए ये सॉन्ग। बस मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि ये हीरो हैं, ये खाकी वर्दी में मलबूस, ये सिपाही, ये ऑफिसर, ये जर्नैल, ये हमारे हीरो हैं और पाकिस्तानी कौम का दिल इनसे धड़कता है। और ये जो चोर सियासतदान हैं जो इस वक्त इस मुल्क में वावेला किए हुए हैं, आप हमारे हीरो नहीं हैं, आप विलन हैं। आपने इस मुल्क को लूटा है, आपको ज़रूर हिसाब देना पड़ेगा। आप जितना मर्ज़ी शोर मचा लें। फ़ख्र, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इनको हिसाब देना पड़ेगा, ये बच नहीं सकते? बिल्कुल देना पड़ेगा। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तान के तमाम जो शोहदा हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके लवाकीन को सलाम पेश करता हूँ। मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। और ये दुश्मनों, पाकिस्तान के दुश्मनों, ये सुन लो कान खोल कर कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के अफवाज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी गलत ज़बान इस्तेमाल करेगा, मुझ समेत हर पाकिस्तानी उसकी ज़बान उसके हलक से खींच के बाहर फेंक देगा। ये बात कान खोल के सुन ले सब।
और समी साहब आपने, सॉरी मैं जज्बाती हो गया, लेकिन जब पाकिस्तान का मामला आएगा तो मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरी जान भी कुर्बान, मेरी हर चीज़ कुर्बान पाकिस्तान। राना साहब ये मुझे बताइए कि ये आपने इमेजेस देखे जिनके जवान शहीद हो गए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है। वो छोटा बच्चा जो है वो उस कब्र को चूम रहा है जहाँ शायद उसका वालिद, उसका भाई, उसका प्यारा, उसका मुस्तकबिल उधर सो रहा है। उसको कोई शिकायत नहीं है। ये जो करोड़ों अरबों जो कमा के गए हैं, लोगों का खून चूस कर गए हैं, इनको शिकायत है। समी साहब देखें, बात यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज के अफसर और जवान जो अपनी जानों के नजराने पेश करें, कौम को इन पर बिलाशुबा फ़ख्र है। और ये पाकिस्तानी फ़ौज ऐसी फ़ौज है जहाँ पे सिपाही से लेकर जर्नैल तक लोगों ने शहादतें दी हैं। तो आज ये लोग जो पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, आवाम इन ऐसे लोगों को जूते की नोक पर रखते हैं और इन्हें आटे दाल का भाव जल्दी मालूम हो जाएगा कि ये जो अभी इनकी पार्टी के लोगों ने छोड़ना शुरू किया है। जलील शरकपुरी ने भी आज नवाज़ शरीफ को कहा है कि मैं आपको 2 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ। तो ये बयानिया जो नवाज़ शरीफ का है, ये उनकी अपनी पार्टी में नहीं चलेगा। समी साहब, पाकिस्तान के लोग अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कैसा एहतजाज है? ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को महदूद कर दो, उसको बैरक्स में भेज दो? ये वो ज़बान बोल रहे हैं जो इंडिया में हिंदुआता बोल रहा है, जो अमेरिकन्स बोल रहे हैं। पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फ़ौज, वो तो कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए दे रहे हैं। राना साहब, ये कैंपेन, ये सियासत जिसमें आप फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं और सीना ठोक के TV स्क्रीन पर आके आप बात कर रहे हैं, ये बयानिया कैसे चलेगा? क्या पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उनको समझ नहीं आ रही सारी चीज़ की? समी साहब, पाकिस्तान के लोग बड़े बाशऊर हैं, वो इन लोगों को समझ गए, इनके चेहरे पहचान गए हैं कि ये कौन लोग हैं। आप ये बात मेरी आज नोट फरमा लें समी साहब कि ये जितने लोग पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, आवाम आने वाले दिनों में आप देखेंगे, एक तो ये कानून के भी शिकंजे में आएंगे, ये बच नहीं सकेंगे। आपने इनसे लूटा हुआ माल जो है, आपने जो खबर दी थी ना 120 अदालतें, वो जल्द बनने वाली हैं और ये अंजाम को पहुंचेंगे। बहरहाल मैं भी ये एक बात ऐड करूँगा कि समी साहब, ये चाहे जलसा कर लें चाहे जुलूस कर लें, ये तमाम हरबे इनके नाकाम होंगे और जो इन्होंने अरबों खरबों की करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसका हिसाब देना होगा। ये जेलों में जाएंगे, सज़ाएँ इनको भुगतना पड़ेंगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया फ़ख्र आपका, राना ताहिर साहब आपका भी बहुत। और दोस्तों साथियों, इस दुआ के साथ कि खुदा हमारे इदारों को, हमारी फ़ौज को, हमारे जवानों को हमेशा अपनी अमान में रखे और हमारे इन बहादुर जजों को इतनी हिम्मत दे कि वो इस माफिया के ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले दें कि पाकिस्तानी कौम की इस माफिया से जान छूट जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।